बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगले 3-4 टॉपिक्स हमारे जो हैं वो इसी लेक्चर पर बेस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। उसमें जो फोर्थ पॉइंट मैंने बताया था आपको कि ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा उस सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहेंगे, और जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो मैंने कहा था ये अभी आप फिलहाल इस पॉइंट को जो है वो याद कर लें, लेकिन इसकी जो तफसील है वो हम बाद में करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या होता है इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो रॉल्स लॉ को समझने से पहले हमने जो है पहले वेपर प्रेशर का या वेपर प्रेशर का कंसेप्ट डिस्कस करना है, जो कि हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो लिक्विड्स एंड सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं। वेपर प्रेशर, एवापोरेशन, ये सारे टॉपिक्स हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे। तो वहाँ से एक टर्म मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्या था। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि एक लिक्विड है, एक सॉल्वेंट है, और उसको हमने एक कंटेनर में लिया हुआ है, और वो कंटेनर क्या है, क्लोज कंटेनर है। और इसमें क्या होगा, अगर आप इस लिक्विड को आप हीट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो इसके लिक्विड के वेपर्स यहाँ पे अवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम अवेपोरेशन कहते हैं। फिर वो जो लिक्विड है यहाँ पे गैदरिंग शुरू कर देंगे। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर जो है वो अवेपोरेट होके यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अवेपोरेशन। यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है सारे वेपर स्टेट में चले जाएंगे। चूंकि ये क्लोज कंटेनर है तो ये यहाँ पे सारे जमा होते जाएंगे, ये हमने वहां पढ़ा था। फिर एक स्टेज आएगी कि ये वेपर्स यहाँ पे जब मैक्सिमम कैपेसिटी फिल हो जाएगी, फिर मॉलिक्यूल जो है कुछ जो वेपर्स हैं वो वापस आना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, कंडेंसेशन। यानी कि हमने देखा कि क्लोज कंटेनर में जब हम किसी सॉल्वेंट को लेते हैं तो उसके वेपर्स बनने का प्रोसेस भी हो रहा होता है और कंडेंसेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। फिर हमने कहा था जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाते हैं उस स्टेट को हम कहते थे स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस वक्त जितने वेपर्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं वो इस लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम कहते थे वेपर प्रेशर। अब ये आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है जो कि हमने वहां पढ़ी थी, एट अ गिवन टेम्परेचर। अब इस सरफेस पे आप देखिए कितने मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं एक्सपोज करने के लिए आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए जो है वो ये डाटा ले रहा हूं कि फर्ज करें इस लिक्विड जो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की हम बात कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, हम सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे। अगर ये सॉल्वेंट प्योर है तो इसके 12 मॉलिक्यूल सपोज करें सरफेस पर मौजूद है जो एक ही वक्त में वेपर्स में जाने की सलाहियत रखते हैं, और उसकी वजह से जो वेपर्स इसकी सरफेस में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस प्रेशर को मैं पी नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, और इसकी वैल्यू मैंने अपने पास से एक्सपोज कर ली 120 है। सपोज कर लें कोई भी सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, प्योर को हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितना है, 120 है। ये वैल्यू याद कर लेंगे। पी नॉट जब भी लिखा हो तो क्या कहना है आपने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये टर्म हमने यूज करनी है मैथमेटिकल इक्वेशंस में। अब क्या करें, इस सॉल्वेंट में इसको ओपन करें और इसके अंदर हम सल्यूट ऐड कर देते हैं। हम जो सल्यूट इसमें ऐड करते हैं वो सल्यूट की मिकदार बहुत थोड़ी है, और हम सपोज करते हैं उस सल्यूट की जो मिकदार हमने ऐड की है उससे बन जाएगा सोल्यूशन, और वो सल्यूट का एक मॉलिक्यूल सरफेस पर भी आ जाएगा। यानी कि वो अंदर भी होगा लेकिन सरफेस पे हम सपोज कर लेते हैं जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो सरफेस पे पहले सारे के सारे प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, अब भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं लेकिन सल्यूट भी चूंकि सॉल्यूशन बन चुका है तो एक मॉलिक्यूल हम समझ लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सरफेस पे अब सल्यूट का आ गया, जिसको मैंने रेड कलर से शो किया। अब मुझे बताएं कि पहले 12 मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम वेपर्स में जा रहे थे तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर आ रहा था 120, और अब 11 मॉलिक्यूल्स बचे हैं जो एक वक्त में वेपर्स में जाएंगे, तो उस वजह से जो यहाँ पे वेपर्स इकट्ठे होंगे वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो 120 नहीं होगा, क्योंकि 120 था जब 12 मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जा रहे थे, अब जा रहे हैं 11। यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स
जो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के एस्केप कर रहे हैं, वेपर्स में जा रहे हैं, वो यहाँ 12 थे तो 120 प्रेशर आया, अब 11 है तो प्रेशर यकीनन कम हो जाएगा और मैं वो सपोज कर लेता हूं कि 110 हो गया। ये जो मैंने इसको पी से शो किया, इसको मैंने पी नॉट से शो किया था। इसको पी से क्यों किया? क्योंकि पी नॉट था प्योर सॉल्वेंट, अब ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है, अब ये सोल्यूशन है। तो क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर वेपर्स ही अभी कहेंगे। सल्यूट जो यहाँ पे क्या है? सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। सल्यूट हमने वही लेना है जिसके अंदर ये टेंडेंसी ना हो को वेपर्स में जाए, ये शर्त है, कंडीशन है। तो सल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब ये हुआ कि सल्यूट तो वेपर्स में जा नहीं सकता, तो 11 मॉलिक्यूल्स वेपर्स में जब जाएंगे उनका जो प्रेशर होगा, तो मॉलिक्यूल को ब्लैक कलर के मैं शो कर देता हूं, वो वेपर्स के जो सॉल्वेंट के ही होंगे। ये मॉलिक्यूल जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो किसके होंगे? सॉल्वेंट के। सल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। अब फिर ये प्रेशर जो एग्जर्ट करेंगे, अब इसको बोलेंगे प्रेशर तो सॉल्वेंट का ही होगा, लेकिन अब वो प्योर सॉल्वेंट की सरफेस पे नहीं होगा बल्कि सॉल्यूशन की सरफेस पे होगा। तो इसको हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन। ये था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट अबव सॉल्वेंट, लेकिन ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन होगा। ये बात समझनी है आपने कि सॉल्यूशन की फॉर्म में जो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा उसको पी से रिप्रेजेंट करना है, और जो सॉल्वेंट की फॉर्म में जो प्रेशर होगा सॉल्वेंट का ही, वो उनको पी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये वैल्यू इससे कम होगी, बोल करे जरा 110 हो गई है। अगली बात, अब इसमें एक बात आपने समझनी है कि आपने एक टर्म हमने पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ी हुई है यकीनन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की जो टर्म हम इस्तेमाल करते थे वो क्या थी? किसी भी एक कंपोनेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इसको हम कहते थे मोल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, इस सॉल्यूशन में हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है सॉल्वेंट और एक कंपोनेंट है सॉल्यूट। और सॉल्वेंट जो है उसकी मोल फ्रैक्शन को हम कह देते हैं x1, और सॉल्यूट जो है उसकी मोल फ्रैक्शन को हम कह देते हैं x2। चूंकि यहां पर प्योर सॉल्वेंट है तो x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 आ जाएगी, और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0, यानी कि मोल्स ऑफ सोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब मोल टोटल मोल्स में सॉल्यूट के कोई मोल्स नहीं है क्योंकि सॉल्वेंट प्योर है, और टोटल मोल सारे के सारे वो किसके हैं? फिर 1, मतलब x1 सॉल्वेंट के, यानी कि जो प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट होगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 होता है, यानी कि मोल x1 प्लस x2 आंसर हमेशा 1 आएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आंसर 1 आता है। तो इसमें चूंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0 है तो इसका मतलब है 0 प्लस 1 करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आएगी, तो x1 1 आएगी। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगली बात, हमने क्या किया, जब सॉल्यूट डाला इसके अंदर तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब हम कहते हैं जब सॉल्यूट आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हमने ऐड की। कितनी ऐड की? हमने कह दिया x2 = 0.1, एक सॉल्यूट को समझ लो 0.1 मोल इसके हमने ऐड कर दी है, और x1 मोल फ्रैक्शन फिर कितनी होगी सॉल्वेंट की? वो 0.9। क्यों? 0.9 प्लस 0.1 करें तो आंसर क्या आता है? 1। याद रखें, x1 प्लस x2 का आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। तो 0.1 है x2, तो 0.9 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। टोटल हमेशा आंसर 1 ही रहेगा। तो बात दोबारा समझे, हमने जब सॉल्यूट ऐड किया तो x2 की मोल फ्रैक्शन यहाँ तो 0 थी, अब हमने कोई सॉल्यूट थोड़ा ऐड कर दिया, उसकी मोल फ्रैक्शन 0.1, और x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितनी आ गई? 0.9। इससे क्या पता चला कि जो ही हमने सॉल्यूट ऐड किया, यहाँ सॉल्यूट 0 था, सॉल्यूट ऐड करते ही प्रेशर जो है वो कम हो गया है। क्यों? क्योंकि एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी कम हो गई है। यहां मॉलिक्यूल एस्केप कर रहे थे सॉल्वेंट के 12, यहां एस्केप कर रहे हैं 11, क्योंकि सॉल्यूट आ गया है और वो नॉन वोलेटाइल है। ये बात समझ आ गई है? इससे बात ये समझ आ गई, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर जो है हमेशा कम हो जाएगा। तो ये देखिए 110 हो गया, ये 120 था प्योर सॉल्वेंट का। अच्छा, हम कहते हैं जी अच्छा इस तरह करते हैं, सॉल्यूट डालने से प्रेशर कम हो गया, अब हम कहते हैं जी सॉल्यूट और ज्यादा डाल के देखते हैं। हमने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, 0.1 से 0.2 कर दिया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल अब सरफेस पे आ गए हैं। अब यहाँ 12 जा रहे थे, यहाँ 11 और यहाँ 10 मॉलिक्यूल वेपर्स में जाएंगे जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो 10 मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर और कम हो जाएगा। और देखें प्रेशर 110 से कितना हो गया? 100। फिर
जब x2 0.2 था तो उस वक्त x1 कितना होगा 0.8, क्योंकि 0.2 प्लस 0.8 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि सम तो हमेशा 1 ही रहना है, ये मैं बता चुका हूं। इसका मतलब जब सल्यूट की कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 हुई तो ये 0.9 से 0.8 कम हो गई। एक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, दूसरे की कम हो रही है, एक की मोल फ्रैक्शन बढ़ी, दूसरे की कम हो रही है। देखो जरा, 0 से 0.1 बढ़ी, 0.2 और बढ़ी, 1 से कम हो गए 0.9, 0.9 से 0.8। यानी कि जब हम कहते हैं कि सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है, इसका मतलब सल्यूट की कम हो रही है। जब हम कहेंगे सल्यूट की बढ़ रही है तो इसका मतलब है दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट है उसकी कम होगी यकीनन। अब हम कहते हैं जी नहीं, और सल्यूट ऐड करके देखते हैं। हमने सल्यूट के मॉलिक्यूल 3 कर दिए, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 0.3 कर दी, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इंक्रीज करते जा रहे हैं, और उससे वैल्यू प्रेशर की 110, 100 और 90 हो गई है और कम हो गई है। इससे ये बात तय हो गई, हम किसी प्योर सॉल्वेंट को 120 के प्रेशर से देखो 110 क्यों हुआ, 100 क्यों हो गया और कम क्यों हो गया, क्योंकि हम सल्यूट ऐड करते जा रहे हैं। इससे ही बात तो ये तय होगी जो हमने आगे तक यूज करनी है कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में जब आप सल्यूट ऐड करते हैं तो उससे वेपर प्रेशर उसका कम हो जाता है। कम ऐड करेंगे तो थोड़ा कम होगा, और करेंगे और ज्यादा कम हो जाएगा, और ऐड करेंगे और ज्यादा कम हो जाएगा। ये बात तय होगी हमारी। लेकिन इसके साथ ये भी देखें कि सल्यूट बढ़ता जा रहा है, प्रेशर कम होता जा रहा है, लेकिन सॉल्वेंट देखें, सॉल्वेंट यहां ज्यादा था, सॉल्वेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि सल्यूट की कंसंट्रेशन मैंने कहा जब बढ़ेगी तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ये 1 था तो 120, जब ये 0.9 हुआ तो ये 110, ये कम हुआ, ये 1 से 0.9 कम हुआ, ये भी कम हो गया। इसको इससे रिलेट करें, फिर ये x1 0.8 हो गया और ये कितना हो गया 100 और कम हो गया, ये 0.7 हुआ तो ये 90 हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसको और इसको देखूं तो क्या रिलेशनशिप बनता है, आप कहेंगे सर कि x1 अगर कम होता जाए तो प्रेशर भी कम होता जाएगा। अगर मैं इधर जाऊं, x1 0.7 से 0.8 किया, 90 से 100, 0.8 से 0.9 किया, 100 से 110, 0.9 से 1 कर दिया, 100 से 120। क्या मतलब कि जो जो सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, जो जो सॉल्वेंट कम होता जा रहा है प्रेशर भी कम होता जा रहा है। तो ये एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज में, इसके साथ से मैं पूछूं आपसे बताएं तो आप कहेंगे सर सल्यूट बढ़ता जाए तो प्रेशर सॉल्वेंट का कम होता जाएगा। देखो सल्यूट बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर कम हो रहा है, सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये तीन जो है वैल्यूज मैंने सपोज की हैं, इसी से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसको मैंने टेबल की फॉर्म में अब शो किया है। फॉर एग्जांपल मैंने पी नॉट कितना लिया था 120, ये फिक्स है, कांस्टेंट है, इसने चेंज नहीं होना क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का है। फिर मैंने क्या किया, x1 कितना लिया 1, फिर x1 कितना लिया 0.9, फिर x1 कितना लिया 0.8, फिर x1 कितना लिया 0.7, यानी मोल फ्रैक्शन क्या हो रही है, नीचे की तरफ एरो का मतलब कम होती जा रही है। अब x2 उसके वक्त क्या होगा, ये 0 थी, फिर कितनी हुई 0.1, फिर कितनी हुई 0.2 और फिर कितनी हुई 0.3। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ये वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है और ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। अच्छा अब आ जाए प्रेशर, जब ये वैल्यू बढ़ रही थी तो प्रेशर पे देखें क्या फर्क पड़ रहा है। प्रेशर पहले कितना था 120, जब ये 1 था और ये 0 था, जब ये 0.9 और ये 0.1 हुआ तो प्रेशर कम हो गया 110 हो गया, फिर प्रेशर 100 हो गया, फिर प्रेशर 90 हो गया। अब आप गौर करें तो इन प्रेशर में चेंज क्या आ रहा है, देखो जरा। अब इस कंडीशन पे पहले एक्सपेरिमेंट पे 120 जो हमारे पास था प्रेशर, डेल्टा पी हमने फाइंड करना है कि प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है। देखें कि यहां पे देखें 120 में से 110 माइनस करें तो 10 का डिफरेंस आया जब हमने 0.1 कंसंट्रेशन की। फिर 120 माइनस 100 करें तो आंसर कितना आया, 20 का डिफरेंस आया। हमने जब कंसंट्रेशन 0.2 की और 120 में से 90 माइनस करें तो 30 का डिफरेंस आया जब हमने कंसंट्रेशन 0.3 की। इससे पता चला जब हम सल्यूट की मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करते जा रहे हैं और जो डिक्रीज आ रहा है, लोअरिंग आ रही है, डिक्रीज के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल देखो ये पहली कंडीशन पर जो डिफरेंस आया 120 और 110 का कितना आया 10। फिर दूसरी कंडीशन ये है, ये पहली तो प्योर सॉल्वेंट की है ना, तो 120 माइनस 120 जीरो डिफरेंस आया, कोई लोअरिंग नहीं है क्योंकि सल्यूट कुछ डाला ही नहीं, सल्यूट जीरो है। फिर हमने सल्यूट 0.1 किया तो 120 माइनस 110 करेंगे क्योंकि 110 आया यहाँ पे, तो आंसर की डिफरेंस कितना आया 10। फिर 120 था यहाँ पे, इस कंडीशन पे प्रेशर कितना हो गया 100, तो इसका डिफरेंस लिया तो 20 आया।
फिर आ गया 30। अब अगर आप देखें x2 को डेल्टा P के साथ रिलेट करें, क्या रिलेशनशिप बनता है? आप कहेंगे सर कि जब सल्यूट 0 था तो कोई लोअरिंग नहीं हुई थी, कोई डिक्रीज नहीं हुआ था। जब ये 0.1 किया तो डिक्रीज बढ़ गई, 10 हो गई, और ये 0.2 किया तो डिक्रीज और ज्यादा हो गई, लोअरिंग और ज्यादा हो गई, और जब ये 0.3 किया तो लोअरिंग और ज्यादा हो गई। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी के लिए टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका और इसका रिलेशन देखें, 0 तो 0, 0.1 10, 0.2 20, 0.3 30, ये भी बढ़ रही है वैल्यू, x2 बढ़ती जाएगी तो लोअरिंग भी बढ़ती जाएगी। तो क्या रिलेशन हुआ? डेल्टा P इज डायरेक्टली रिलेटेड टू x2। क्या मतलब? जो जो सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, इन दोनों का डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है। इसका डिफरेंस 10 आया, इसका डिफरेंस 20, इसका डिफरेंस 30। किसके बढ़ने से? 0.1, 0.2, 0.3, 0.1 से बड़ी 0.2, डिफरेंस 20, 0.3 पे गया 30 का डिफरेंस आया। तो डेल्टा पी डिफरेंस का मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि अगर आप सल्यूट बढ़ाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा और उनकी जो लोअरिंग है, डिफरेंस है, वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखिए प्रेशर यहाँ 90 आया है, लेकिन जब डिफरेंस निकालेंगे वो 30 ज्यादा आया, तो लोअरिंग बढ़ती जाएगी, प्रेशर नहीं बढ़ता जाएगा। ये बात याद रखनी है, प्रेशर तो कम होता जा रहा है 110, 190, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 20 और इन दोनों का डिफरेंस 30। तो प्रेशर कम होता जाएगा सॉल्वेंट का, लेकिन उसका लोअरिंग जो डिफरेंस है वो ज्यादा होता जाएगा। तो x2 का डेल्टा P के साथ क्या रिलेशनशिप बना? डायरेक्ट। क्या मतलब? lowering of vapor pressure is directly proportional to the mole fraction of solute, mole fraction of solute, mole fraction of solute। इसको हम ड्राइव भी करेंगे। दूसरा रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, गौर से देखें जरा, इसका और हमारे पास इसका रिलेशनशिप, इन दोनों का रिलेशनशिप अब देखना है कि मोल फ्रैक्शन 1 थी तो प्रेशर 120 था, जब मोल फ्रैक्शन इसकी 0.9 थी सॉल्वेंट की तो प्रेशर 110 हो गया, कम हो गया। ये 0.8 दिया तो प्रेशर और कम हो गया, 90 किया और कम हो गया, 90 प्रेशर हुआ तो इसकी मोल फ्रैक्शन और कम होगी 0.7। तो अगर मैं अब फिर दोबारा देखिए जरा, 0.7 से 0.8 करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो प्रेशर 90 से 100 हो जाएगा, 0.8 से 0.9 करूं तो 110 हो गया, 0.9 से 1 करूं प्योर कर दूं तो प्रेशर मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब है प्रेशर की वैल्यू का इस x1 की वैल्यू के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। देखें ये कम हो रही है तो ये भी कम हो रहा है, अगर नीचे से ऊपर है तो ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। तो क्या रिलेशनशिप हुआ? प्रेशर, ये P क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन, vapor pressure of solvent above solution is directly proportional, this is directly proportional to this one, this value is directly proportional to this one, this one is directly proportional to this one। यानी कि x1 ज्यादा होता जाएगा तो प्रेशर भी सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। जब आप कहते हैं x1 ज्यादा होगा, x1 ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब सल्यूट जो है, जब हम कहते हैं x1 इस तरफ ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब इस तरफ सल्यूट कम होता जा रहा है। जब हम कहते हैं सल्यूट ज्यादा हो रहा है तो x1 कम होगा। तो यहां पे हमने क्या स्टेटमेंट समझनी है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये बात दोबारा देखें कि x1 बढ़ता जाएगा, नीचे से ऊपर आएगा तो 0.7 से 0.8, 90 से 100, 0.8 से 0.9 सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन और बढ़ी, 100 से 110, 0.9 से 0.1 पूरा सॉल्वेंट ही हो गया तो प्रेशर और बढ़ गया। तो इन दोनों का रिलेशनशिप निकालेंगे तो P का x1 के साथ क्या रिलेशनशिप आएगा? डायरेक्ट। और ये प्रोपोर्शनल साइन खत्म करें तो क्या आ जाएगा? P नॉट, P नॉट यहाँ कांस्टेंट है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ की वो ये बनती है, और इसको मैथमेटिकली इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? मैंने बताया था P क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन, और ये P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसकी स्टेटमेंट बनाएं, क्या बनेगी? आप लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ही चलेगा, दोबारा रिपीट करता हूं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन is equal to the product of vapor pressure of pure solvent P naught and mole fraction of solvent। तो ये सारा सॉल्वेंट चलेगा। क्या मतलब? सॉल्वेंट जितना ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, सॉल्वेंट कम करेंगे प्रेशर कम, सॉल्वेंट और कम करेंगे प्रेशर और कम, सॉल्वेंट और कम करेंगे प्रेशर और कम। दूसरी स्टेटमेंट क्या बताई थी कि सॉल्यूट जितना बढ़ता जाएगा लोअरिंग उतनी ही बढ़ती जाएगी,
सल्यूट 1 था तो लोरिंग 10 आई, सल्यूट 2 किए लोरिंग 20 आई, सल्यूट 3 किए तो लोरिंग 3 आई, 30 आई। तो लोरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसको सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं, इसको हम यहां से भी ड्राइव करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रोड्स लॉ है, इसको मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की मदद से अब हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को ड्राइव करेंगे। हमें पता है x1 किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है 1 के। मोल फ्रैक्शन ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में 1 होता है। अब यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको तो लेकर माइनस करें तो 1 माइनस x2 आ जाएगी। अब क्या करें, ये x1 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये बन जाएगा p इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस x2। ये 1 माइनस x2 हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। उसके बाद पी नॉट को क्या किया है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पी नॉट इंटू 1, पी नॉट माइनस 2, पी नॉट ये आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या किया है, ये माइनस की वैल्यू तो जाके प्लस होगी, ये प्लस की वैल्यू तो जाके माइनस होगी, और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये पी नॉट माइनस पी जो है क्या बनता है, बताएं, अभी बताया। पी नॉट माइनस पी क्या होता है, डेल्टा पी। क्या कहते हैं इसको, लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। तो इसको मैंने इधर लिख दिया है, पी नॉट x2 को इधर लिख दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस क्वेश्चन से हम सेकंड स्टेटमेंट ड्राइव करेंगे, जो ये वाली मैंने आपको बताई थी। क्या, अब ये कांस्टेंट, ये जो है इक्वालिटी है और ये कांस्टेंट, इसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। तो यहां से क्या बनेगा, लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। यहां सॉल्वेंट की बात की थी, यहां सल्यूट के साथ रिलेशनशिप बन गया हमारा क्या, कि लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। कोई मुश्किल बात तो नहीं है इसमें। ये स्टेटमेंट में हमारे पास सॉल्वेंट की फॉर्म में स्टेटमेंट थी और ये सल्यूट की फॉर्म में स्टेटमेंट थी। दोनों की बातों को इकट्ठा करें तो बात एक ही है, जब भी किसी सॉल्वेंट में सल्यूट ऐड करेंगे प्रेशर ने कम हो जाना है। जितना सल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे उतना ही प्रेशर ज्यादा कम होगा। एक ऐड किया है तो 10 डिग्रीज आई, 2 ऐड किए हैं तो 2 डिग्रीज आई, 3 मॉलिक्यूल ऐड किए हैं तो 3 डिग्रीज आई है। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको 2-3 तरीकों से बताने का अंदाज है जो रोल्स लॉ ने 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये थी, दूसरी स्टेटमेंट मैंने आपको ये बता दी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं x2 के। अब तीसरी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से दोबारा बनाएंगे हम। इस p नॉट को डेल्टा p के नीचे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू x2। ये p नॉट में अगर इधर जाकर डिवाइड कर दूं, डेल्टा p ओवर p नॉट इज इक्वल टू x2, ये यहां से आई है क्वेश्चन ये वाली, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। अब ये डेल्टा p क्या बताया था, लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर, और ये p नॉट क्या था, जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर। क्या मतलब, इतना डिक्रीज आया है इसके लिहाज से। रिलेटिव का मतलब जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास, कि एक एटम का मास कार्बन 12 से जो कंपेयर करके रिलेटिवली मालूम करते हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप पढ़ा कि एक आइसोटोप के जो अबंडेंस रिलेटिव टू द अदर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एटम या एलिमेंट्स हम मेजर करते हैं। सेम इसी तरह इतनी कमी आई इतने के लिहाज से। क्या मतलब, अगर मैं इसको इस फॉली में पुट करूं तो मैं लिखूंगा इन दोनों में डिफरेंस कितना आता है 10, तो मैं लिखूंगा 10 ओवर 120, इधर लिखूंगा 20 आउट ऑफ 120, 30 आउट ऑफ 120। अगर मैं यहां पे लिखूं 10 आउट ऑफ 120, क्या मतलब 120 में से 10 कम हो गया, इसका ये मतलब होगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। यहां बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां बोला था लोअरिंग, रिलेटिव नहीं कहना, इधर रिलेटिव कहना जब पी नॉट नीचे डिवाइड किया हो। तो क्या बनेगी स्टेटमेंट, लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। और यहां क्या बनेगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ राउट्स लॉ। तो पहले स्टेटमेंट में क्या करना है, इक्वल आएगा, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा और यहां रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर आएगा। और इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम आगे यूज भी करेंगे। तो क्या स्टेटमेंट समझ में आई, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज होती है क्वेश्चन, ये भी और ये भी। तो क्या स्टेटमेंट हमने 3 पढ़ी, रिवाइज करें जरा। पेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ पेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी, लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या बनेगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसकी जो थर्ड स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों स्टेटमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं। और इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो फुलफिल करना जरूरी है, अब उन कंडीशंस की हम बात करते हैं। ये कंडीशंस अब डिस्कस करेंगे
कि रोल्स लॉ के लिए कौन कौन सी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमने ये फाइनल एक्सप्रेशन ड्राइव किया है, डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2, ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करती है, किस पे नहीं करती, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। याद रखें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये हमने जो है वो प्रीवियस मोल फ्रैक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, और ये भी टेम्परेचर के क्या होगा, इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट, डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये तो हमने पढ़ा है कि जितना सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतनी लोअरिंग ज्यादा तो उतनी ही रिलेटिव लोअरिंग भी ज्यादा होगी। जैसे हमने कहा था 0.1 हो तो लोअरिंग 10 आ रही थी, जब 0.2 की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो लोअरिंग 20 आई थी, जब 0.3 कर दी थी सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन तो हमारे पास जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर 30 आया था। तो इसका मतलब ये हुआ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब हम कहेंगे वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे यकीनन डिपेंड करती है। इक्वेशन में x2 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को ही ज़ाहिर करता है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। इस थर्ड पॉइंट को समझने के लिए पहले मैंने आपके नीचे ये डायग्राम बनाई है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। आपके सामने मैंने ये 3 बीकर्स बनाए हुए हैं, तीनों बीकर्स में हमारे पास सेम सॉल्वेंट है, वाटर वाटर वाटर, उनका मैस भी सेम है 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम। उस सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट हमने लिया और उसके अंदर हमने सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बना लिया। क्या हमने 1 मोल यूरिया ऐड इसमें कर दिया, 1 मोल यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम, 1 मोल ग्लूकोज इसमें ऐड कर दिया ये 180 ग्राम, और ये 1 मोल सुक्रोज का जो मोलर मास होता है वो 342 ग्राम होता है। यानी कि इक्विमोलर प्रोपोर्शंस का मतलब 1 मोल 1 मोल 1 मोल इक्वल मोल हमने तीनों सॉल्यूशंस बनाए हैं, तीनों सॉल्यूशन इक्वल मोलैरिटी के बनाए हैं। और डिफरेंट सॉल्यूट्स का मतलब यूरिया ग्लूकोज और सुक्रोज सॉल्यूट तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी जो मोल्स की तादाद है, मोलैलिटी है, वो सेम है। मोलैरिटी सेम है, मोलैलिटी यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे, मोलैलिटी सेम है क्योंकि हमने 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लिया है। तो इक्वल मोलर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मोल सेम है, यहाँ पे आप याद रखना है, वैसे सॉल्यूशन मोलैलिटी में आएगा। अच्छा अगली बात कि डिफरेंस इक्वल मोलर प्रोपोर्शन का मतलब मोल सेम है, डिफरेंट सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट डिफरेंट है। अब सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट में उनको जब डिसॉल्व करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। क्या मतलब कि अब आपको बाजार लग रहा है ये 60 ग्राम है, ये 180 ग्राम ज्यादा हो गया सॉल्यूट, और ये 342 और ज्यादा हो गया है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है, ये मैस है। हमने पढ़ा था सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन बढ़े तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन इधर भी वही है, इधर भी वही है और इधर भी वही है। क्यों कि मोल फ्रैक्शन डिपेंड करती है मोल्स पे, मोल इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी 1 जो, और मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन सेम होगी, और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सेम होगी तीनों सॉल्यूशंस की, फर्स्ट क्लास की मोल फ्रैक्शन आती है 0.1, इसकी भी 0.1 इसकी भी 0.1। तो पीछे वाली एग्जांपल को याद करो, जब 0.1 था तो इसमें एक मॉलिक्यूल हमने सपोज किया सरफेस पे आ गया सॉल्यूट का, इधर भी एक सरफेस पे आ गया सॉल्यूट का, इधर भी एक मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गया सॉल्यूट का। तो एक मॉलिक्यूल जब सरफेस पे आएगा तीनों में, बेशक ये यूरिया ये ग्लूकोज है सुक्रोज है, तो जो 10 डिग्रीज आया था याद करें, एक मॉलिक्यूल जब सॉल्यूट का आएगा सरफेस पे तो एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स 11 रह जाएंगे, इसमें भी एस्केपिंग मॉलिक्यूल जब वेपर में जाएंगे 11 रह जाएंगे, इसमें भी 11 रह जाएंगे, जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने आपको समझाई है। तो एस्केपिंग मॉलिक्यूल तीनों में 11 है, तो इसका मतलब है लोअरिंग इसमें भी 10 इसमें भी 10 इसमें भी 10 प्रीवियस एग्जांपल की रोशनी में। तो इससे पता चला लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ लोअरिंग 10 आएगी हर दफा, 10 आउट ऑफ 20, इधर भी 10 आउट ऑफ 20 10 आउट ऑफ 20, मतलब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आई, हर दफा 10 ओवर 120 10 ओवर 120 10 ओवर 120 कांस्टेंट आएगी, क्योंकि इक्विमोलर प्रोपोर्शंस हमने ली हैं डिफरेंट सॉल्यूट्स की और इसको डिसॉल्व किया हुआ है सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट में। तो तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे जाके तफसील से आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, जब जाके हम पढ़ेंगे कि जब हम किसी सेम मैस ऑफ सेम सॉल्वेंट में इक्विमोलर सॉल्यूट्स ऐड करते हैं मोल्स की, और बेशक सॉल्यूट डिफरेंट हो लेकिन उसके लिए शर्त है सॉल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये आयनाइज नहीं होते, सुक्रोज आयनाइज नहीं होता, ग्लूकोज और यूरिया तीनों आयनाइज नहीं होते, तो ये आयनाइज ना होते हो और वोलेटाइल ना हो, तो फिर आपके पास ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी,
कांस्टेंट आएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मोल सेम होंगे, सेम एस ऑफ सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसकी क्या आएगी, कांस्टेंट, क्योंकि वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, और मोल फ्रैक्शन में मोल पे डिपेंड करती है, मोल तीनों के सेम तो पार्टिकल भी सेम, पार्टिकल सेम तो मैथ बेशक मुख्तलिफ, वैसे को फर्क नहीं पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि रॉड्स लॉ के अंदर जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती, तो उसमें सिर्फ ये आप 3 पॉइंट्स लिखेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।